अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने लिखा हुआ है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ना। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है तो ज्यादातर क्या होता है कि जो थ्योरी दी जाती है अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। फिर भी मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख दे रहा हूं और जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम किल नहीं करना चाहूंगा इस सब पढ़ने में, क्योंकि इसे फर्स्ट लॉ वगैरह या हीट एंड एनर्जी का ही मोड ट्रांसफर वगैरह बताया हुआ है। मैं सीधे नीचे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसीजर कभी भी होता है तो जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई भी डायग्राम दिया हो उसमें सर्कल बन गया हो, या अगर डायग्राम दिया हो उसमें ट्रायंगल बन गया हो, अगर कोई डायग्राम दिया हो उसमें रेक्टेंगल बन गया हो, है तो सारे साइक्लिक। अगर ये सब साइक्लिक प्रोसेस होते हैं तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, जीरो, है ना। तो डेल्टा यू हमेशा जीरो होता है। अगर डेल्टा यू जीरो होता है देन व्हाट अबाउट वर्क डन। यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछले एक स्कूल में भी कराया था, है ना, सेंट डिग्री का जो पेपर था उसी में। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बोलता है, सारी की सारी हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस दे दिया गया है, तो साइक्लिक प्रोसेस होने के कारण डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो, नहीं हो सकता। मोर देन द हीट गिवन टू द सिस्टम, नहीं हो सकता। इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, हो सकता है। इंडिपेंडेंट हीट, नहीं हो सकता, यस और नो। ये सेम क्वेश्चन काफी स्कूलों में रिपीट हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगले पार्ट पे आते हैं। इसी में इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन। अब देखो इसने क्या बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो हमारी वर्क डन के बराबर आ जाए। ये कब पॉसिबल है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताया गया है कि वही दोबारा रिपीट करूंगा, सारी की सारी हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी प्लस सारे के सारे वर्क डन में तब्दील हो जाती है। तो सारी की सारी हीट सारे के सारे इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ये इसके बराबर कब होगा, जब आप इसको शून्य कर देंगे, यस और नो। ये जीरो होने पर ही तो इसके बराबर होगा। कैसे होगा, देखो माइनस डेल यू, या फिर वर्क डन को ले आओ इधर, माइनस वर्क डन इक्वल टू डेल यू, यही एक कंडीशन बनती है ना। अब आप कहेंगे माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है वर्क डन सिस्टम पर लग रहा है ना। वही सरदार जी वाली स्टोरी सुनाई थी ना, सर्दियों का मौसम है, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सरदार जी किक मारेंगे स्कूटर पे, स्कूटर इज अ सिस्टम, तो सरदार जी बिकम नेगेटिव, है ना। तो किक मारे जा रहे हैं स्कूटर पे तो उनको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे स्कूटर स्टार्ट हो गया अब मुस्कुराते हुए जाएंगे, स्कूटर पे बैठेंगे, निकल जाएंगे, तो बाय द सिस्टम दैट्स कॉल्ड ही विल पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। यहां पे कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो रहा होगा। तो ये कब आएगा, जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा क्यू जीरो कब होता है, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, पढ़ा था ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर, नो चेंज इन हीट, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, बी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक में हीट में कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा क्यू जीरो हीट कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसी के साथ इसका सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। अब हम अगले पार्ट पे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूं, मैं कैमरे को टिल्ट करूंगा। अब आप देखेंगे कि थर्ड पार्ट हमें दे रखा है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस in an isocoric process which of the following relation are true। अब ये भी मैंने बताया आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होती है, बोलो आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होती है, अरे आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में बार आ गया प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मतलब डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पे क्लियर जाएगा वो हमें बताना है। कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पे ठीक हो सकता है, देखो कैसे पता लगाएंगे। हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता,
चाहे कोई सा भी प्रोसीजर ले लो, NCV/dt रहता है, ये सुनो क्या रहता है, NCV/dt। अगर हम वर्कडन की बात करें तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता था, PV इज इक्वल टू DV, PdV, ये सुनो। अच्छा अब यहां देखो, यहां तो बोला है कि चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम में, आइसोकोरिक प्रोसेस बोला है ना, तो अगर चेंज नहीं हो रहा तो ये पूरा स्वाहा हो जाएगा, वर्कडन खत्म। तो वर्कडन तो हो गया 0, इसका मतलब अगर आप देखें तो वर्कडन जहां जहां आ रहा है वो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब यहां पे फ्लोट कंडीशन लगाते हैं, मतलब वही फर्स्ट लॉ, अगेन सारी की सारी हीट, सारे के सारी इंटरनल एनर्जी और सारे के सारे वर्कडन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप देखें तो वर्कडन 0 हो जाएगा तो सारी की सारी हीट, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी पार्ट हमारा फिनिश होता है। अगले पे बढ़े। देखो हर जगह इस पूरे न्यूमेरिकल में हर जगह एक फ्लोट, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लग रहा है। वर्कडन कभी नहीं होगा कांस्टेंट में। प्रेशर कुकर में वॉल्यूम में कांस्टेंट रहता है ना, खाना बनाते हो तो क्या प्रेशर कुकर बड़ा होता जाता है खाना बनने के साथ, मतलब उसमें कोई भी वर्कडन नहीं। हालांकि सीटी जो होती है वो एक हमारे लिए आइडियल कंडीशन ना हो इसलिए ली जाती है, क्योंकि सीटी नहीं रहेगी तो कुकर फट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा तो वहां सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, मतलब सिस्टम हमें मिल ही नहीं रहा वर्कडन बाय द सिस्टम। तो वर्कडन नहीं मिल रहा तो वर्कडन 0 है ना। तो सारी की सारी हीट, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। प्रेशर कुकर में यही तो करते हैं, तभी खाना जल्दी बनता है। तो सारी की सारी हीट सारे के सारे खाने पे लगा दी, जो इंटरनल एनर्जी है खाने के अंदर। व्हेन 20 जूल वर्क डन ऑन गैस, अगला देखेंगे, इन्होंने बोला वर्क डन दे दिया है। अच्छा कंडीशन लेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। आपको 20 जूल वर्क डन दे रखा है, लिख दिया। डेल्टा यू यहां पे एज इट इज, आपको 40 जूल की हीट एनर्जी दे रखी है, लिख दी। अब यहां पर देखेंगे कि 20 इधर आ जाएगा, 40 माइनस 20 डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 20 जूल। लेकिन एंड में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 70 जूल है। तो 70 जूल है और 20 जूल है, तो दोनों के बीच में गैप कितने का आएगा, 50 जूल, है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, 50 जूल राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और इसी के साथ हमने ये केस बेस्ड स्टडी के दोनों क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अब हम अगले सेक्शन पर बढ़ रहे हैं, सेक्शन ई। पार्ट ऑफ सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में स्टार्ट आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन 31 का ए पार्ट दिया हुआ है और हमें यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन की है। तो मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के आपका टाइम किल नहीं करूंगा, आपको सीधे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन को स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सबसे आसान डेरिवेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें प्रूफ क्या करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस आर होता है और वी वेलोसिटी होती है। लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। अब ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसका एक अपना सर्कल होगा। हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल इधर है ना, और यहां से एक वेलोसिटी शूट हो रही है इस दिशा में, तो v1 वेलोसिटी यहां पे शूट हो गई। अगर वही पार्टिकल जब यहां आएगा और उसकी एक वेलोसिटी यहां पे शूट हो गई और उस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं v2। दूसरा, इस सर्कल का एक परफेक्ट रेडियस होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कंसिडर करते हैं। तो जब कभी भी आप इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी कंडीशन होती है कि सब तरफ वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। v1 भी v2 भी, चाहे कितनी भी पॉइंट ले लोगे उन सब में वेलोसिटी हमारी हमेशा बराबर रहनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी बात पे कि यहां पर हमें कुछ ट्रायंगल रूल अप्लाई करने होते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप सेंटर पर खड़े हैं, आप सेंटर पर खड़े हैं और यहां से लेकर यहां तक ये बना है आपका रेडियस, तो ये बन गया आपका रेडियस। उसके बाद यहां पर देखें, यहां बना है मेरे पास रेडियस, ये आर आ गया। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एंगल होता है मेरा थीटा, और ये बहुत छोटा एंगल लेंगे, ठीक है, बहुत स्मॉल एंगल है, डेल्टा थीटा बोल सकते हैं इसे हम। ये बहुत छोटा सा एंगल है। जब आप यूनिट इन डायमेंशन, है ना, जब आप इस साल डेमो ले रहे थे बहुत सारे, है ना, जा जाके इधर उधर तो हर कोई यूनिट इन डायमेंशन पढ़ा देता है ना, ज्यादातर फिर मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना, दो ही चीजें होती हैं। तो उसमें आपको प्लेन एंगल पढ़ाया गया था।
प्लेन एंगल मतलब यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ आर्क मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलती है? देखो, इन दोनों के बीच में v1 और v2 के बीच में कोई ना कोई वेलोसिटी में चेंज आया होगा। अगर वो वेलोसिटी में चेंज आता है तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डेल्टा v। और ये कोई ना कोई टाइम भी लिया होगा पार्टिकल ने, a पॉइंट से b पॉइंट पे जाने में उसने कुछ ना कुछ समय लिया होगा। उस समय को क्या मान लिया? t। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि हम अगर देखें तो डेल्टा v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बनेगा ना। तो डेल्टा v इंटू में टाइम लिखूं तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी कि नहीं? चलो ये समझ में आ गया, ये खत्म। अब इस वेक्टर को v1 वेक्टर की टेल इधर आ रही है और हेड इधर जा रहा है, इसकी टेल इधर आ रही है और हेड इधर जा रहा है। आप इन दोनों को मिला दो। कैसे मिलाएंगे देखना, कैमरे पे दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो यहां पर देखना कि इधर बना मेरा पहला वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर, फिर यहीं से देखना यहां बना मेरा v2 वेलोसिटी वेक्टर। तो एक बन गया v1 v2, ऐसे टेल टेल मिला सकते हैं ना दोनों की हम। और ये वाला जो एंगल है ये बीपीटी से थीटा बन जाता है, ठीक है। ये एंगल भी क्या बनता है? थीटा। इसको भी चेंज इन थीटा बोल दें तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पर ये जो एंगल है ये बन गया चेंज इन थीटा। अब हमने क्या देखा कि इन दोनों वेलोसिटी के बीच में चेंज भी आ रहा था। चेंज किसका आएगा? डेल्टा v का। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो यहां ये बनेगा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। ये सुनो, अब यहां इस ट्रायंगल के अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? p बाई बी, टेन थीटा टेन डेल्टा थीटा p बाई बी। तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये, तो डेल्टा v अपॉन में क्या आ गया? v1। अब थीटा एंगल बहुत स्मॉल है तो इसे अप्रोक्सीमेटली डेल थीटा डेल्टा v अपॉन में v लिख सकते हैं। अच्छा, v1 को v क्यों लिख रहा हूं? याद है, इसीलिए लिख रहे हैं ना। यस और नो? इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले पर। थोड़ा सा मैं और कैमरे का एरिया ले लेता हूं। हाँ, तो डेल्टा थीटा मेरे पास निकल कर आ गया, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पर जो कि हमारी लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड होती थी। अगर आप देखें तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो एल की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा, लेंथ की जगह आएगी डेल्टा वी इंटू टी अपॉन आर। मानते हो? यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया मेरे पास सेकेंड पोर्शन। अब बस फर्स्ट और सेकेंड को कोरिलेट करना है। इसको उठाकर हम यहां रखेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या क्या पोर्शन आता है। आपने एक थीटा निकाल लिया, एल अपॉन आर, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और आर आपके पास है, वहां से आपने क्या निकाला? पी बाई बी, डेल्टा वी अपॉन वी आपके पास है। अब इसी को हम कोरिलेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? लेट्स सी। अब ये पोर्शन मेरे पास आया, नाउ इक्वेटेड। बोर्ड पे विजिबल है साइड का पोर्शन, यहां ये विजिबल है। डेल्टा थीटा दोनों को इक्वेट करते हैं। तो अगर आप दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहां पर ये आएगा मेरे पास डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा वी इंटू टी। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन बन गया कि डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब आपने क्या काम करना है? कुछ काटना नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये जो टाइम है नीचे ले आओ, इसको चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। और डेल्टा वी इंटू वी को आप वी स्क्वायर कर दीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और आपके पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर आपसे कोई फोर्स पूछ ले तो मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाता था मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस और नो? क्लियर है यहां तक? तो ये डेरिवेशन भी कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। 31 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। अ स्टोन टाइड एन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, के एक पत्थर बांध दिया है और उसे आपने हवा में गोल गोल घुमा दिया है। ऐसे ही है ना? तो पत्थर बांध दिया और उसे आपने गोल गोल उसे हवा में घुमा दिया। उसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो इसे पहले तो मीटर में कर लेते हैं। तो 80 अपॉन 100, तो यहां आ गया मेरे पास रेडियस 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर। Now horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 40 revolution in 25 seconds,
तो ये क्या है, हमारी एक तरीके से फ्रीक्वेंसी निकल कर आई, किस फ्रीक्वेंसी से वो पत्थर रोटेट कर रहा है, तो 40 रेवोल्यूशन और यहां पर आ जाएगा 14/25 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, 2πf, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या 2π अपन टाइम पीरियड भी लिख सकते थे, कैसे भी ले लो, बात एक ही है। तो यहां पर ये वैल्यू को पुट करेंगे तो ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2π/14/25। अब ध्यान से समझना कि हमें तो निकालना था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अभी अभी v²/r हमने डिराइव किया है, तो जो v होता है वो r ओमेगा के बराबर होगा, तो यहां आ जाएगा r², यहां आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, r से r कट गया, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये पार्ट बना। तो यहां पर r की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2π इंटू 14/25 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर पाओगे, मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन 9.99 समथिंग आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेथड इसमें अप्लाई होना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे बिना टाइम गवाए, जो कि एक बर्नौली डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बर्नौली पूछी है लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग है। एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड, ये सारी बर्नौली की लिमिटेशन होती है ना। तो बर्नौली की लिमिटेशन है कि सिर्फ इनकम्प्रेसिबल पे ही लगता है, नॉन विस्कस लिक्विड पे ही लगता है, और हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होना चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यही होता है ना बर्नौली में। सो प्रूव दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये पूरी डेफिनेशन दे दी उसने बर्नौली की। अब हम इसमें क्या प्रूफ करना चाहते हैं, टू प्रूफ, यहां पे हम लिखेंगे P/में ρg प्लस v²/2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। जहां हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, ये होता है हमारा प्रेशर हेड। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा वेलोसिटी हेड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेटम हेड या रेफरेंस हेड, जो कि हाइट बताता है। अब इसी पार्ट को मैं आपको एक फिगर में समझाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा सा मुझे बोर्ड का एरिया चाहिए होगा। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां एक, जैसा कि उन्होंने बोला, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेना है, तो सबसे पहले तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं और यहां से एक टेपर्ड शाफ्ट ड्रॉ करेंगे। यहां इनलेट 1 होगा और यहां 2 होगा, तो यहां 1 होगा और यहां 2 होगा। यहां पर देखेंगे एक पार्ट, 1 2 और ये 3, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास टेपर्ड शाफ्ट है। अब यहां पर देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये होगा मेरा H1 और ये होगा मेरा H2, ठीक है। एक तरफ मेरा H1 होगा, ये मेरा H2। अब यहां पर देखें तो ये बनेगा मेरा प्रेशर P1 और यहां पर हम मान लेते हैं प्रेशर P2। आगे की तरफ क्या बनता है मेरा प्रेशर P2, एक तरफ P2 एक तरफ P1। यहां बनेगा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और यहां पर बनेगा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। फिर यहां पर देखें तो यहां वेलोसिटी बनेगी मेरे पास V1 और फिर यहां वेलोसिटी बनेगी मेरे पास V2, ठीक है। ये सब हमारे पास है। अगर मान लेते हैं कि आपने पानी, ये इनलेट सेक्शन बोलते हैं इसे हम, ये हमारा है इनलेट सेक्शन और ये है हमारा आउटलेट सेक्शन। ये काफी स्कूलों के पेपरों में डेरिवेशन इंटरसेक्ट करेगी। हम मान लेते हैं कि आपने यहां से 1 लीटर पानी डाला। अगर आप यहां पर 1 लीटर पानी डालते हैं तो 1 लीटर ही बाहर आएगा कि नहीं। तो यहां पर देखेंगे ये हमारे पास 1 लीटर इधर डाला, 1 लीटर पानी इधर डाला, तो यहां पर देखें तो ये मेरे पास एक सेक्शन है इधर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हम मान लेते हैं छोटा सा टाइम मैंने कंसिडर किया है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है और v जब डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डिस्प्लेसमेंट बनाएगा x1 की।
जब यही पानी आगे जाएगा, जब यही पानी आगे जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, सेक्शन नैरो हो जाएगा ना, क्योंकि डायमीटर बढ़ रहा है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई। तो यहां आ गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2, जो कि क्या होगा v इंटू डेल्टा v2 हो सकता है, यहां पे अलग वेलोसिटी होगी, है ना। तो ये पार्ट हमारा बना। इसी पे हम ऑपरेशंस करने वाले हैं, इसी बर्नौली पर हम बाकी की सारी चीजें करेंगे। तो लेट्स सी। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं कि इस पूरे पोर्शन में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। इस पूरे इंटायर पार्ट में हमें जो जो चीजें निकालनी है वो एक वर्क डन से रिलेटेड है, कि जितना भी टोटल वर्क डन आपका लगेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके लगेगा, यस और नो। तो ये तो हो गई इक्वेशन ए। वर्क डन निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट है वर्क डन। तो वर्क डन निकालेंगे तो वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन सेक्शन 1 एंड देन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन सेक्शन 2, देन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन सेक्शन 2। अगर मैं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, तो फोर्स इंटू डेल्टा x1 माइनस फोर्स इंटू डेल्टा x2, मानते हो। अब इतना पोर्शन आपके पास बना। अब यहां पर ध्यान से समझना, हमने प्रेशर लिया हुआ है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाता है, फोर्स, ये सुनो, है ना, देख रहा है का ना। तो यहां पे फोर्स में प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू एरिया A1 इंटू डेल्टा ऑफ x1 माइनस प्रेशर P2 एरिया A2 एंड डेल्टा x2। अब आप ध्यान से देखना, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है कि नहीं, बचपन में पढ़े थे ना 9th क्लास में। तो जो वॉल्यूम है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहां पर वॉल्यूम तो सेम है, 1 लीटर पानी डालोगे 1 लीटर ही निकलेगा। तो इसका मतलब मैं इस पूरे इंटायर पार्ट को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि P1 इंटू चेंज इन वॉल्यूम देन P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जो कि वर्क डन होता है। अब यहां से चेंज इन वॉल्यूम को अगर आप कॉमन लेते हैं तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या निकल कर आ गई वर्क डन की, चेंज इन वॉल्यूम इनटू में P1 माइनस P2, यस और नो। अब हम किस पे चलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलेंगे। तो ये पोर्शन हो गया। अब चलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं कैमरा और टिल्ट कर लेता हूं। सो नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 देन काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1, यहां हो जाएगा हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर देन हाफ ऑफ m ऑफ v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, यस और नो। अब यहां पर देखेंगे हाफ अगर कॉमन ले लिया जाए तो मास हमारा यहां पे m बाहर रहेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट ही रहेगा, और ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये सुनो। अब देखो मास को कैसे लेंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू चेंज इन वॉल्यूम को मास लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ ना, यस और नो। हाँ, तो रो टाइम्स ऑफ dv, यहां आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई इक्वेशन सी, मान लेते हैं इसे इक्वेशन सी। फिर आता है मेरे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें 2, देन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें 1। अब यहां पर देखेंगे mgh2 माइनस में mgh1, ये पार्ट बनेगा कि नहीं, यस और नो। अगर मैं यहां पर मास को बाहर ले लूं और ग्रेविटी को बाहर ले लूं तो ये h2 माइनस h1 बनेगा। अच्छा, मास की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, रो टाइम्स ऑफ dv, g एज इट इज रहेगा h2 माइनस h1। लो, आपने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी। आपने तीनों ही पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब बस हमें इसे पुट करना बाकी रह गया है, इन सारे पार्ट को पुट करना है यहां, ठीक है। तीनों पार्टों को यहां पे पुट करना है और बर्नौली खत्म होती है। अब पुटिंग खेलते हैं। तो मुझे बोर्ड का एरिया थोड़ा सा और चाहिए होगा। सो नाउ अब यहां पर हम
फाइनलाइज कर रहे हैं इस डेरिवेशन को, जिसमें हमने पढ़ा वर्क डन जो कि होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और फिर होता है मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखें चेंज इन वॉल्यूम P1 माइनस P2, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, देन हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी यहां आता है रो टाइम्स ऑफ dV इंटू G H2 माइनस H1। ठीक है, अब यहां पर देखो dV से dV कट गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे P1 माइनस P2, देन हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, देन रो टाइम्स ऑफ G ऑफ H2 माइनस H1। ठीक है, अब यहां पर देखना P1 माइनस P2, देन हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर, देन हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर, देन रो G ऑफ H2, देन रो G ऑफ H1। अब 1 1 1 वाले पार्ट सारे उधर ले जाओ। P1 प्लस हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V1, देन रो G ऑफ H1, फिर इधर ले जाओ। P2 प्लस में यहां आ जाएगा हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर, देन रो टाइम्स ऑफ G H2। ठीक है, यस और नो? सो यहां पर देखें हाफ ऑफ, अब इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करा दो, डिवाइड बाय रो जी, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दो। P1 अपॉन रो जी, देन हाफ ऑफ रो ऑफ V1 स्क्वायर अपॉन में रो जी, रो से रो कट गया। फिर यहां पर देखेंगे रो जी H1 अपॉन में रो जी इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन में रो जी प्लस रो जी H2 अपॉन में रो। अब आप देखना यहां से रो जी से रो जी कट गया, यहां पर भी रो जी से रो जी कट गया, रो से रो कट गया। अब देखो फाइनलाइज इक्वेशन वही बन गई जो हम बनाना चाहते थे। P1 अपॉन में रो जी V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H1 इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H2। यस और नो? आंसर खत्म। तो ये पूरी बर्नौली इक्वेशन थी जो कि हमने फिनिश की है, और ये ज्यादातर सारे ही पेपरों में आई हुई है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से करके जाएंगे, चाहे किसी भी स्कूल का आप पेपर दे रहे हैं, उन सारे ही पेपरों में ये डेरिवेशन पूछी ही जाती है। ओके, स्टार्ट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 32। Now the question number 32, to keep a piece of paper horizontal, you should blow over not under it. ऐसा क्यों बोला इसने, देखना। तो सबसे पहले तो हम एक पेपर ले लेते हैं, लेट सपोज ये पेपर है, और इस पेपर में दो साइडें हैं, एक ऊपर है एक नीचे, है ना। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अगर आप यहां पीस ऑफ पेपर लेते हैं तो ऐसा क्यों बोला है कि आप इसको ऊपर ही हवा मारिए, नीचे मत मारिए। To keep a piece of paper horizontal, you should blow over, not under it. अब इसका कारण समझना, कॉन्सेप्ट से हटके बता रहा हूं। मान लेते हैं कि आपने एक टैप लिया, ठीक है, या एक पाइप लिया। पाइप का एग्जांपल ज्यादा बेटर रहेगा। आपने एक पाइप लिया और इस पाइप से बहुत सारा पानी निकलते हुए एक हाई वेलोसिटी से शूट हो रहा है। तो यहां से ये ऐसे शूट हुआ, एक अच्छी खासी वेलोसिटी थी इसकी, और ये पानी इधर शूट हुआ। इसकी वेलोसिटी है v1। एक और पाइप है, उसके अंदर पानी की गति थोड़ी कम है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम है। अगर उसकी वेलोसिटी कम है, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी हमारी कम है, जो कि नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके गिर रही है। तो आप मुझे बताना किसमें प्रेशर ज्यादा हुआ। ज्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं v1। v1 में कोई प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ। अब मैं बता देता हूं इसका कारण। यहां पे प्रेशर P1 मान रहे हैं, यहां प्रेशर P2 मान रहे हैं। P2 पर प्रेशर ज्यादा है, P1 पे नहीं है। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों। प्रेशर क्या होता है, दबाव। क्या होता है, चीजों को दबाना, नीचे की तरफ ढकेलना, प्रेशर उसी को तो बोलते हैं हिंदी में। अब दबाव कहां ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी के कम होने पे प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये जो लेह लद्दाख में राइडर नहीं जाते, झरने बह रहे होते हैं पानी के फ्लो में, और रोड वहीं से गुजर रही होती है, तो उनको हिदायत दी जाती है कि बाइक धीरे से निकालना। धीरे का मतलब है अगर बाइक की स्पीड को आपने कम किया तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम।
वेलोसिटी कम होने पे प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब बाइक रोड को पकड़कर चलेगी, दबाव कम होगा। तभी तो आप देखा होगा कि कोई नदियां, जैसे अगर आप जाएं कहीं भी नदियां फ्लो कर जाती हैं, ओवरफ्लो जब होता है तो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बहुत धीरे ट्रक निकालते हैं जो एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसने तेज ट्रक निकाला तो उसकी वेलोसिटी तो वैसे ही बढ़ गई। तेज निकालने पे वेलोसिटी बढ़ने पे प्रेशर घट गया, ट्रक बह जाएगा नदी में। ये सुनो, एक एग्जांपल और दे देता हूं, चलो ये भी नहीं आया समझ में। आप लोग स्कूटियों पे निकलते हो, ट्रिपलिंग करते हो शाम को, है ना। अगर मान लो एक पर्सन है कोई जिसका 30 किलो का वेट है और वो तेजी से स्कूटी चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है ना, तो हवा उसको ज्यादा महसूस होगी, वो अपने आप को भारी महसूस करेगा या हल्का? हल्का मतलब प्रेशर कम है, उड़ जाएगा हवा में, दबाव ही नहीं है उस पर। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास 8वीं में पढ़ा था आपने, छत पे प्रेशर ज्यादा होता है घर के बॉटम पर, तो छत पे बहुत तेज हवा चल रही है, जब तेज हवा चलेगी तो उसके पैरों की पकड़ उसकी जमीन पे कम होगी कि नहीं? तो प्रेशर कम हो गया, उड़ जाएगा हवा में, ऐसा उसे लगेगा। ये सुनो, तो आपने एक बात समझ ली कि जब कभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अरे ऐसा नो, हाँ कोई पाइप होती है, हम उसको ऐसे दबाते हैं तो मतलब उसको प्रेशर डालते हैं ना, हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं ताकि पानी नीचे ना गिरे, दूर तक जाए। कम कर दिया प्रेशर उस पानी का हमने, ऐसे डाल रहे हो तो प्रेशर, वो तो प्रेस कर रहे हो ना, तो फोर्स डाल रहे हैं एरिया से तो कम हो रहा है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी बदल गई। A1V1 कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, A1V1 कांस्टेंट होता है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एरिया तूने कम किया, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, इसलिए तो दूर तक जा रहा है। प्रेशर ज्यादा होता तो पानी तेरे जमीन पे गिर रहा होता, है ना। बाल्टी से लेके मारना पानी गाड़ी में, नहीं दे पाएगा क्योंकि तो वो वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएगा, पानी धम से नीचे गिरेगा। पाइप से क्यों मार रहा है? क्योंकि एरिया कम करके वेलोसिटी बढ़ा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो दूर तक पानी जा रहा है, प्रेशर उसका कम आ रहा है। अब यहां पर देखना, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था और इसकी एक्सप्लेनेशन और थ्योरी लिखने की मुझे शायद जरूरत ना पड़े। तो अब फूंक क्यों मार रहे हैं यहां पर, है ना। यहां पे ऊपर की तरफ अगर हम ब्लो करेंगे एयर को तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। अगर प्रेशर ऊपर से घटा तो इस पेपर पर दबाव कम लगेगा, यस और नो? अरे बोलो ना। तो इस पेपर पे दबाव कम लगेगा, दबाव कम लगेगा तो ये जो पेपर है वो हवा में मेंटेन रहेगा। तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? व्हेन वी ब्लो अप देन वेलोसिटी गेट इंक्रीजेस, pressure get decreases by which paper can stable in the air for a long time. yes or no? अरे yes or no? तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। So now क्वेश्चन नंबर 33, अगेन ये डेरिवेशन भी बहुत पॉपुलर है, पूछी जाती है एग्जाम्स में, जिसमें लिखा है फॉर अ स्मॉल पेंडुलम, सॉरी सिंपल पेंडुलम with a length L and bob of mass m undergoing small amplitude oscillation and derive an expression for its time period। तो देखते हैं SHM का ही क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ले ली सीलिंग, और इस सीलिंग में यहां पर मेरे पास आ गया एक बॉब। अब इस बॉब में यहां पर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट ले लेते हैं जहां पर ये एंगल छोटा होगा। पढ़ाया था ना SHM के अंदर एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ये पढ़ा था, मैं दोबारा बताता हूं। एक होता था पेरियोडिक मोशन, उसका एंगल होता था 360 डिग्री। इस पेरियोडिक मोशन में से एक छोटा सा एंगल काट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑसिलेशन। अब इस थीटा को भी और छोटा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? SHM। यही होता है ना फर्क तीनों रिलेशंस का। तो यहां पर हम ये थीटा एंगल को बहुत छोटा मान ले रहे हैं। यहां पर भी मास m है, यहां पर भी मास m है, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L है, तो यहां से यहां तक की लेंथ है हमारी हो गई L। अब इतना आने के बाद देखते हैं कि लेट सपोज मेरे पास यहां पर है वेट फोर्स mg। अगर मेरे पास यहां पर लगेगा वेट फोर्स mg तो यहां पर भी लगेगा वेट फोर्स mg। फिर यहां पर एक और चीज देखना कि इस एक्सिस पर अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल लेता हूं तो ये जो एंगल है वो एंगल मेरा क्या रहता है? थीटा। क्या रहता है? थीटा। यस और नो? अब ये एंगल अगर मेरा थीटा रहता है देन व्हाट विल हैपन? तो आप देखेंगे कि जो वेट फोर्स है उसका एंगल अगर थीटा रहता है तो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करने चाहिए। तो इस डायरेक्शन में तो बनेगा मेरा mg cos थीटा,
तो इस डायरेक्शन में बना mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में बना mg sin थीटा, ये हो गया फोर्स। अच्छा, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है कि नहीं? तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं किसके अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, यस और नो? इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये घूमकर O पॉइंट पे जाना चाहेगा। मैंने आप लोगों को बताया जब भी आप पानी पीते हैं तो ढक्कन को जब आप क्लोज करते हैं तो बॉटल के पानी का जो बॉटल होती है उसका ढक्कन बंद हो रहा होता है तो पानी पीने को नहीं मिलेगा क्लॉकवाइज, तो देन यू आर नेगेटिव। और जब आप पानी की बोतल ओपन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पानी पीने को मिलेगा, देन यू आर पॉजिटिव। अब मुझे बताना ये फोर्स घूमकर ऊपर आएगा तो ये क्लॉकवाइज बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज? अरे ये फोर्स घूमकर ऊपर आना चाहेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू mg इंटू साइन थीटा इंटू में l, यस और नो? अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से समझना कि जो टॉर्क होता था वो इनर्शिया इंटू अल्फा होता था। क्या होता था? इनर्शिया इंटू अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे इनर्शिया इंटू अल्फा लगा दूं तो माइनस mgl। अब एक और चीज समझना कि जो थीटा एंगल है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो mg थीटा इंटू l ये बनेगा कि नहीं, है ना? एक और चीज समझना, बस हो गई डेरिवेशन। इनर्शिया को हम क्या लिखते थे? m इंटू एल स्क्वायर, तो याद रहेगा ml स्क्वायर इंटू अल्फा, ml स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस mg थीटा इंटू l, l से l कट जाएगा, m से m कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस g अपॉन l इंटू थीटा, यस और नो? अब एक और चीज समझना, SHM में हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो थीटा एंगुलर, एक्स लीनियर, एक्सेलरेशन लीनियर, ये एंगुलर, तो ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल के बराबर होगा कि नहीं? तो आप देखेंगे लास्ट पड़ाव ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? जी अपॉन एल। कैमरे पे दिख रहा है इतना? तो ये आएगा ओमेगा जी अपॉन एल। जैसे ही ओमेगा आ जाए टाइम पीरियड निकल आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यस और नो? क्या टाइम पीरियड में मास आ रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यस और नो? ठीक। सो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बी पार्ट पे, लास्ट पार्ट है और छोटा सा पार्ट है। इसमें क्या पूछा है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं और किसी एलिवेटर के सीलिंग पर लटका देते हैं ऐसा, तो अब ये ऊपर जा रही है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो बताइए इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो हमें इतना पता है ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी और एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, तो ये रिलेटिव मोशन का पार्ट आ गया जिसमें a रिलेटिव या फिर इसको बोल सकते हैं a इफेक्टिव क्या होगा? a इफेक्टिव होगा a प्लस जी। जब भी कभी भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है रिलेटिव मोशन में तो उसे ऐड कर देते हैं कि नहीं? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी हमने क्या बनाया? l अपॉन में a इफेक्टिव, g की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन, जो कि कितना आ रहा है नया वाला टाइम पीरियड आपका? 2 पाई अपॉन l अपॉन a प्लस जी। तो देखो डिनोमिनेटर बढ़ा तो टाइम पीरियड घटेगा कि नहीं? तो जो मेरा नेचुरल टाइम पीरियड होगा उससे ये वाला जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा, यस और नो? तो ये स्मॉल होगा। इतनी लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हैं। इसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। दूसरा इसी का ऑप्शन पार्ट है बीट। बीट में फ्रीक्वेंसी, कई बार पूरी डेरिवेशन आ जाती है, मैं कोशिश करूंगा अगले पेपर में उसे भी करवाने की, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बीट के लिए जरूर कर लो। हमेशा आपको बीट में 2 फ्रीक्वेंसी दे दी जाएंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उन्हें पॉजिटिव लिख देना, आंसर खत्म हो जाएगा, है ना? मतलब एक बीट का फॉर्मूला ही आता है। बाकी बीट की डेरिवेशन में कोशिश करूंगा अगले पार्ट में डालने की। बाकी ये पोर्शन हमारा पूरा डीएवी का खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बाकी किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू।